नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये 20 दिसंबर 2017 को जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसी से हमने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। तो शुरू करते हैं हम इसे। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद करके देख सकते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को करने में कितना समय लेते हैं या उस क्वेश्चन को आप कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन हमने फिर भी लिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन होने को यदि आप करते हो तो समस्या ये है कि आप समय कितना लेते हो उसमें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये दिया गया है कि एबीसी 3 समूह है और हर एक समूह में जो है 40, 50, 70 स्टूडेंट है और जो एक स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक है वो 70 है और बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो तीनों का यदि मिला दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 80 है। कितना है? 80 है। तो सी के छात्रों का पूछता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि हमें कुछ संख्याएं बड़ी दी गई हैं, जैसे 40, 50, 60, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे और बड़ी संख्याएं हो सकती थी, कि जरूरी नहीं है कि मैं 40, 50, 70 को ही लूं। मुझे केवल और केवल इनका अनुपात लेना होता है। जैसे 40, 50 और 70 है, मैं 40, 50, 70 ना लेकर मैं ए, बी, सी और तीनों के टोटल, तो इन्हें मैं 4, 5 और 7 भी ले सकता हूँ। 4, 5 और 7 भी ले सकता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, मैं टोटल को इधर लिखता हूँ। मैं कहूँ इसमें 4 स्टूडेंट है, इसमें 5 स्टूडेंट है और इसमें 7 स्टूडेंट्स है। इनका जो एवरेज है, इन स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो बताया गया है कि 70 है, 70 है। और जो बी है, इनके स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 60 है और जो टोटल है वो 80 है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे टोटल 80 ही रखना पड़े और यहाँ पे 70 है, यहाँ पे एवरेज 10 कम हुआ है, तो ये 10 तो कहीं तो बढ़ेगा। अगर चार स्टूडेंट्स पे चार स्टूडेंट्स पे 10 कम हुआ है, एवरेज एवरेज 10 कम हुआ है, तो टोटल कितना कम हुआ होगा? मैं कहूंगा 4 ढाई 40। तो ये 40 मुझे कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। मैं कहूंगा मैं इसे सी में बढ़ाऊंगा। ठीक है। अगर यहाँ पे जो कम हुआ है 20 कम हुआ है, तो इस 20 एवरेज जो है 5 पे कम हुआ है। अगर 1 पे 20 है तो 5 पे 20 पंजे 100, तो मुझे ये 100 यहां बढ़ाना पड़ेगा, तभी एवरेज मेरा 80 रह सकता है। ओवरऑल एवरेज 80 रह सकता है। तो अब मैं ये कहता हूं कि जो सी के 7 स्टूडेंट्स है ना, उनके टोटल मार्क्स 140 बढ़ जाएंगे और एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 140 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। यानी कि जो सी है, सी के स्टूडेंट्स का एवरेज 80 से 20 बढ़ जाएगा। 20 बढ़ जाएगा यानी कि 80 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च 720 था, अगले 4 महीने में 695 था और अंतिम 5 महीनों में 732 था। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 हुई थी तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करो। ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं, इसमें पूरे 12 महीने का इस तरह से बताया गया है कि जो पहले 3 महीनों का है वो 720 है। अगर मैं ये कहूं आपसे, ये सवाल केवल एक लाइन का है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन करने को सभी ऐसे ही करेंगे। औसत मासिक खर्च तो टोटल कितना हुआ 3 महीनों का? 720 गुणा 3 प्लस मैं ऐड करता हूं कितने? 4 महीनों का। 4 महीनों का कितना है?
695, 4 गुना 695, महीने कितने हो गए 4 और 3 7, बाकी अंतिम महीने बचते हैं 5, तो प्लस 5 महीने का कितना है, अंतिम 5 महीनों का है 732, कितना है 732। अब ये 5 महीनों का खर्च हो चुका है, ये 5 महीनों का खर्च हो चुका है ये टोटल। अगर इस खर्च में मैं बचत को और ऐड कर दूं, प्लस 1632 और ऐड कर दूं, 1632 और ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस संख्या को मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 12 से डिवाइड कर दूं, तो ये आएगी कुल आमदनी, औसत आमदनी, परिवार की औसत आमदनी आएगी। अब यदि आप 720 की 3 से गुणा करोगे, फिर 4 की गुणा करोगे 695, फिर 732 में 5 का मल्टीपल करोगे, फिर 1632 को ऐड करोगे, फिर 12 से डिवाइड करोगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि जितने भी ऑप्शन है, इसके एंड में 3 है, इसके 0 है, इसके 6 है, इसके 4 है, सारे ऑप्शन का अंतिम अंक अलग अलग है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर मैं इनका सबका अंतिम अंक देखूं, जैसे यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे तो जीरो आएगा, यहाँ पे 5 चौक 20, यहाँ भी जीरो बना, यहाँ भी अंतिम अंक जीरो बना, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे अंतिम अंक कितना बना 5 दूनी 10, यहाँ भी जीरो बना, तो यहाँ पे अंतिम अंक कितना बना 2। अगर इस संख्या को जोड़ेंगे हम, तो अंतिम अंक आएगा कितना 2, अंतिम अंक कितना आएगा 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इनमें से किसी को भी मैं 12 से गुणा करूं तो अंतिम अंक 2 आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये 12 महीने की औसत आमदनी का आंसर है। अगर मैं 12 से जाए 12 चौक 48, 8 आया, नहीं आंसर होगा, 12 जीरो जीरो, 12 तिया 36, यहाँ 6 आएगा, 12 छिक 72, यहाँ पे 2 एंड में आया और यही आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हमें केवल ऑप्शन बताना है, हमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि हमने कैसे किया क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमला और विमला एक खेल खेलती है जिनमें उन्हें ए से ई के बीच के किसी एक अक्षर का चयन करने को कहा जाता है। यदि दो अक्षर मेल खाते हैं, खाते नहीं ये खाते हैं, दो अक्षर मेल खाते हैं, तो दोनों एक पुरस्कार जीत जाती है। केवल एक प्रयास में वे पुरस्कार न जीते, ऐसी संभावना ज्ञात की, है ना, ऐसी संभावना ज्ञात करनी है। तो हम ये कहते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था 20 दिसंबर 2017 की जो सेकंड शिफ्ट में आया था, ये क्वेश्चन इसी तरह से आया था और इसके ऑप्शन भी यही थे। ध्यान करना, इस सवाल को हम ध्यान से करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक हमारे पास आमला दिया है एक, और एक विमला है, ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे, इस सवाल को ध्यान से समझ लेना, फिर आप डायरेक्ट कर लेना, कि अगर ऐसा हो कि इसका ए आए और इसका भी ए आ जाए, इसका भी ए आ जाए, जैसे अगर इसका बी आ गया तो ये पुरस्कार नहीं जीतेगी, या सी आ गया, डी आ गया, या ई आ गया, ये पुरस्कार नहीं जीतेगी। जब इसका भी ए आए और इसका भी ए आए, तब ये पुरस्कार जीतेंगी, ठीक है ना। या ऐसा हो कि इसके पास भी बी आए, है ना, और इसके पास भी बी आए, या इसके पास सी आए और इसके पास भी सी आए, इसके पास भी सी आए, डी आए सॉरी, और इसका भी डी, और इसके पास भी ई आए, इसके पास भी आए, यानी कि कुल संभावनाएं, आने की कुल संभावनाएं, आने की कुल संभावनाएं कितनी है 5, जीतने की संभावनाएं कितनी है 5, ठीक है ना। और कुल संभावनाएं कितनी है, कुल संभावनाएं बनेगी, हम ये देखते हैं कि जब ये ए, मान लो ऐसा है कि इसने एक बार ऐसा हुआ कि ए आया और इसका ए बी सी डी ई में से कोई सा भी आ गया, 5 संभावनाएं होगी। फिर इसका बी आया है तो इसका ए बी सी डी बी में ई में से कुछ भी आ गया, तो कुल संभावनाएं जो होंगी इस तरह से कुल संभावनाएं बनेगी 5 पंजे 25, कुल संभावनाएं कितनी बनेगी 25, और 25 में से 5 संभावनाएं पुरस्कार जीतने की है, पुरस्कार जीतने की है, और ना जीतने की कितनी होगी, केवल एकल पुरस्कार, एकल प्रयास में वे पुरस्कार न जीते। तो 25 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो ना जीतने की संभावना कितनी है 20, तो 25 में से 20 संभावनाएं ऐसी है जो पुरस्कार न जीतने की है।
तो मैं कहूंगा कि क्या आंसर आएगा 4/5। और ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन इनमें से ही होगा, जी नहीं, आंसर इसका 4/5 ही है। आंसर इसका 4/5। ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया कि 25 संभावनाएं कैसे होगी, जैसे आप जानते हैं कि ये ऐसा कह दिया जाए कि आप कहते हैं कि एक पासा है, एक पासा है जिस पासे पे 1 से 6 तक अंक होते हैं। यदि वो पासा एक बार उछाला जाता है तो संभावनाएं होती है 6। यदि दो पासे उछाले जाते हैं, यदि दो पासे उछाले जाते हैं और तो हम कहते हैं कि कुल संभावनाएं बनती है 36। ऐसे ही हम कहते हैं कि उनके पास जो है, इसके पास एक ऐसी चीज है जिसपे 5 अंक लिखे हुए हैं, दूसरे पे भी 5, तो कुल संभावनाएं बनती है 5×5 = 25। ये साधारण सी बात है, अगर किसी की समझ में ये बात नहीं आती। ठीक है, तो आंसर इसका आएगा 4/5। इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक खेल स्पर्धा में 80 खिलाड़ी भाग लेते हैं। सभी खिलाड़ी कम से कम एक खेल, भाला फेंक, बाधा दौड़ और लंबी कूद में हिस्सा लेते हैं। 40 और 54 खिलाड़ी क्रम से लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लेते हैं। 14 ने भाला फेंक और लंबी कूद, यहाँ पे लंबी कूद में भाग लिया, यहाँ पे लिख लेना लंबी कूद में भाग लिया। 24 ने लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लिया था। 10 ने भाला फेंक और बाधा दौड़ में भाग लिया था, जबकि 8 ने सभी खेलों में भाग लिया था। तो ये दो क्वेश्चन पूछे हैं उसने, पहला केवल भाला फेंक वालों का, और भाला फेंक और बाधा दौड़, परंतु लंबी कूद में भाग नहीं लिया, ऐसे खिलाड़ियों की हमें संख्या बतानी। ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा एंड से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को हमेशा अंतिम रूप से शुरू करते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए, वैसे ये समुच्चय का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये कह दूं, ध्यान से देखना, कि मेरे पास 3 तरह के खिलाड़ी हैं, मेरे पास 3 तरह के खिलाड़ी हैं, मेरे पास 3 तरह के खिलाड़ी है, तो इसलिए मैं 3 डायग्राम बना लेता हूं। मैंने 3 डायग्राम बना लिए हैं, अगर आपको ये आसानी से दिख रहे हैं, मैंने 3 डायग्राम बना लिए जो एक दूसरे में कॉमन है। सबसे अंतिम उसमें उसने कहा है कि 8 खिलाड़ी सभी खेलों में भाग लेते हैं, 8 खिलाड़ियों ने। तो ऐसा 8 को मैं कहाँ रख सकता हूँ, ऐसी संख्या 8 को मैं कहाँ रख सकता हूँ, बीच में, जो तीनों में ऐड हो जाए। ठीक है, अब 8 से पहले मैं यदि शुरुआत 8 से पहले जाऊं तो ये कहा है कि 10 ऐसे खिलाड़ी है जिसने भाला फेंक और बाधा दौड़ में हिस्सा लिया। अब मैं ये कहता हूं कि ये डायग्राम हो गया भाला फेंक का, और ये डायग्राम हो गया लंबी कूद का, ये डायग्राम हो गया लंबी कूद का, और ये डायग्राम हो गया बाधा दौड़ का, ये डायग्राम हो गया बाधा दौड़ का। है ना। इस क्वेश्चन को हमने इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा कि ये बड़ा हो जाता और फिर इस पे क्वेश्चन करने, आंसर को लिखने की, सॉल्यूशन को लिखने की जगह नहीं बचती। तो ये भाला फेंक है, ये लंबी कूद का ये डायग्राम है, और ये बाधा दौड़ का है। तो इससे पहले कहा गया, 8 वाली बात से पहले कहा गया कि 10 ने भाला फेंक और बाधा दौड़ में भाग लिया। तो भाला फेंक और बाधा बाधा दौड़ में 10 ने भाग लिया है, तो 8 तो हो चुके हैं, बचे कितने, 2। ठीक है, फिर इससे पहले बात की गई कि 24 ने लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लिया, 24 ने लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लिया, 8 हो चुके हैं, तो बचे कितने, 16। फिर इससे पहले बात की है कि 14 ने भाला फेंक और लंबी कूद में भाग लिया, भाला फेंक और लंबी कूद में भाग लिया है 14 ने, 8 हो चुके हैं, बचे कितने, 6। बचते कितने हैं, 6। अब हम ये देखते हैं कि उसने कहा है कि टोटल खिलाड़ी है 80, कुल खिलाड़ी कितने हैं, 80, कुल खिलाड़ी कितने हैं, 80। 80 में से अब उसने कहा है कि 40 ने तो लंबी कूद में, 40 ने अगर लंबी कूद में भाग लिया है, तो ये 16, 8, 24 और 6, 30 हो चुके हैं, बचे कितने, 10। और फिर कहा है उसने कि 54 खिलाड़ी ने बाधा दौड़ में भाग लिया है, 54 खिलाड़ी ने बाधा दौड़ में भाग लिया है, और ये हो चुके हैं 16 और 8 24 और 2 26, और 26 और 54 का अंतर यदि हम करें तो कितना हो गया,
26 और 54, ये हो चुके हैं 24 और 4 28, कितने बचते हैं। अब उसने कहा है कि भाला फेंक में कितने होंगे। अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, अगर इन सभी को हम ऐड करते हैं तो मैं कहूं कि बाधा दौड़ वाले तो हो चुके हैं 54, ये 54 हो चुके हैं, 28, 16, 8 और 2, ये कितने हो चुके हैं 54, ठीक है ना। तो और ये कितने बचे 54 और 10 64, 64 और 6 कितने हो चुके हैं 70, और टोटल स्टूडेंट है, टोटल खिलाड़ी कितने हैं 80, तो भाला फेंक के कितने बचते हैं 10, तो भाला फेंक के कितने हैं 10, 10 ऑप्शन डी में है और ए में है, ठीक है ना। तो कितने बचते हैं भाला फेंक के 10। अब उसने कहा है कि भाला फेंक और बाधा दौड़ परंतु लंबी कूद में भाग न लिया, तो भाला फेंक और बाधा दौड़, भाला फेंक ये है और बाधा दौड़ ये है, लेकिन लंबी कूद में भाग ना लिया हो, लेकिन लंबी कूद में भाग ना लिया हो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं 2, ऐसे स्टूडेंट केवल कितने हैं 2, तो डी ऑप्शन हो गया 10 और 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए से और कुछ बी से उधार ली, ए को उसने 5% ब्याज दिया और बी को 7% ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 था तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करते हो तो सवाल छोटा हो जाता है। जैसे एलिगेशन मेथड ये कहता है कि पहले हमें ये देखना होगा कि जो 160 रुपए हैं, हम ये देखेंगे कि ये टोटल जो धनराशि है हमारे पास उसका कितना प्रतिशत है, ये कुल ब्याज कितने परसेंट लगा है। तो हमें ये देखना होगा कि जो 160 है वो 2500 का, मुझे ये देखना होगा कि ये 2500 का कितने परसेंट है। तो मैंने देखा कि ये 2500 का ये 6.4%, कितना आया 6.4%, ठीक है ना। जब 25 से इसे 160 को डिवाइड किया हमने तो ये आया 6.4%। अगर ये 6.4% है तो अब हम इसे एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। कैसे कि हम ये कहेंगे कि जो उसने कुछ धनराशि तो उसने दी है 5% से और कुछ धनराशि दी है उसने 7% से, कुछ धनराशि को दिया है उसने 7% से, और जो टोटल धनराशि है वो उसने दी है 6.4%, ठीक है ना। 0.4% से हम इसे ब्याज निकाल के भी कर सकते थे कि 5% निकाल दिया जाए 25 का 125 हो गया और 7% 25 सत्ते 175, उससे भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे। तो इनका अंतर देखेंगे हो गया 1.4 और इनका अंतर हो गया है 0.6, इसे छोटा कर लेंगे हम और ये अनुपात हो गया 3:7। तो अब हम 2500 को 3:7 में डिवाइड करेंगे, तो 2500 को अगर हम 3:7 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है, ये बनेगा, ये हो गया 25 सत्ते 175 750 और 25 से 75 750, 3:7 में डिवाइड करके हो गया। तो वो कौन सी पूछा है 5% वाली पूछ रहा है ना। तो ए ने उसने ए से कितनी धनराशि उधार ली और ए से 5% से उधार लिया था तो 750, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो क्वेश्चन देखने में आसान ही है और क्वेश्चन करने को आप करोगे भी, लेकिन एक इसका तरीका यदि आपको समझ में आए, मैं ये कहूँ कि अगर आपको ऐसा दिया गया है कि 55,296 दिया गया है, इसे ध्यान से समझना, और इसका इसके बटे में है 1728 से भाग करना है और दोनों का फिफ्थ रूट है, दोनों का फिफ्थ रूट है। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ, 1 है 2 है 16 है, तो 1728 से इसे 55,296 को भाग देने पे ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका फिफ्थ रूट 1 हो 32 हो 2 हो या 16 हो। अब मैं आपसे कहता हूं कि इससे ये लगभग लगभग कितनी बार किसके आसपास कटता है, तो आप मुझे बताइए क्या 1 के आसपास कटेगा, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 32 की पावर 5 करता हूं, 32 की पावर 5 करता हूं तभी यहाँ पे आंसर 32 आना चाहिए। क्या 32 की पावर 5 तो बहुत बड़ा होगा,
तब जाके ये आंसर आएगा 32। ये भी नहीं होगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये इससे लगभग 17 है ना, लगभग 30 से ऊपर लगभग डिवाइड होगा, और 30 से ऊपर लगभग डिवाइड होगा। मैं 2 की पावर 5 करूँ तो वो होता है 32। तो इससे डिवाइड करने पे मुझे लगता है कि अगर 32 आता है तो ही उसका रूट, फिफ्थ रूट कितना आएगा, 2। ठीक है ना, क्योंकि 16 भी बहुत बड़ा हो जाएगा, 16 की पावर 5 भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जो 1728 से इसे डिवाइड करने पे नहीं आएगा। तो लगभग 30 के लगभग है, तो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि 1728 से यदि पूरा पूरा आप डिवाइड करना है तो 1728 से 55,296 डिवाइड करने पर 32 ही आएगा, और उसका फिफ्थ रूट होगा 2। ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है 32। नेक्स्ट, यदि 3,000 पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2,000 रुपए पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से रुपए 150 कम है, तो n की वैल्यू ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं कि अगर मैं 3,000 का 5% करूं तो वो होगा 150, और 2,000 का 5% करूं तो वो हो गया 100, और एक साल का अंतर अगर 50 है, एक साल का, तो 150 का अंतर कितने में हो जाएगा, 3 साल में। 3 साल में। पर लेकिन इसे सवाल को समझिए, ध्यान से समझिए इस सवाल को। मैं ये नहीं कहता कि इतनी बेवकूफी से सवाल कीजिए, तो मैं ये कहता हूं कि 3,000 रुपए आएगा तो आंसर इसका यही, पर 3,000 रुपए पर 5% की दर से एक साल का ब्याज 30 पंजे 150, आप जानते हैं 150 रुपए होगा। और अगर मैं कहूं कि 5% की दर से एक साल का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपए। 2 साल का ब्याज 200 रुपए, यानी कि 2 साल में ये 50 रुपए ज्यादा हो गया। 2 साल में 50 रुपए ज्यादा हो गया, तीसरे साल में 100 रुपए और ऐड हो जाएंगे ब्याज के, तो 150 का अंतर हो जाएगा। ठीक है ना, 150 का अंतर हो जाएगा, तो बस, तो इसका मतलब क्या है कि तीसरे साल में जाके 150 का अंतर होगा, इसलिए आंसर 3 आएगा। ठीक है ना, एन की वैल्यू कितनी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, और बचे हुए में से 11.11%, 11.11 यदि आप नहीं समझते, यानी कि 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/9। परीक्षा पास नहीं कर पाए उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, तो बचते कितने हैं, तो 90 स्टूडेंट बचते हैं। कितने स्टूडेंट बचते हैं, 90 स्टूडेंट बचते हैं। तो कहता है 9 में से एक स्टूडेंट, 11.11% का क्या मतलब है कि 1/9 परीक्षा पास नहीं कर पाई, यानी कि 9 में से एक ने परीक्षा पास नहीं की, परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या क्या है जो परीक्षा में हाजिर नहीं हुए। तो इसका मतलब है 9 में से एक, या 90 में से एक, एक जीरो लगाता हूं मैं, या 90 में से 10 ने परीक्षा पास नहीं की, बचते कितने हैं, 80 छात्र। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस ओ टी एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं ताकि क्यू ओ टी कभी एक साथ न बैठे। ये क्रमचय संचय परमुटेशन का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये क्रमचय संचय से लिया गया है, प्रायिकता का क्वेश्चन नहीं है। तो हम ये कहते हैं आपसे कि पी क्यू आर एस और टी अगर ये एक गोल मेज पर नहीं बैठते तो इनके बैठने की प्रायिकता, इनके बैठने की कुल संभावना कितनी बनती है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, संभावना नहीं कहते हैं, कि पी क्यू आर एस टी 5 है तो ये होंगे फैक्टोरियल 5, है ना, 5 का फैक्टोरियल होंगे, इतने तरीके होंगे। लेकिन अगर एक मेज, एक बेंच पर नहीं बैठते, एक सीधी रेखा में नहीं बैठते, अगर ये गोल मेज पर बैठते हैं, अगर ये गोल मेज पर बैठते हैं तो एक तरीका कम हो जाता है। ठीक है ना, अभी हम ये चैप्टर नहीं करा रहे, अब इस बात को ऐसे ही समझ लें कि एक तरीका कम हो जाता है, एक तरीका कम हो जाएगा। अब होंगे बैठने के कितने तरीके हैं उनके पास में, 4। ठीक है ना, इतने तरीके हैं। अब हम कहेंगे कि 4 का फैक्टोरियल है तरीके कुल, तो हम ये कहेंगे कि पी क्यू
आर, एस और टी, ठीक है ना। अगर 5 कैंडिडेट है तो बैठने के तरीके होंगे 4 का फैक्टोरियल, हम 5 का फैक्टोरियल नहीं कहेंगे। पर लेकिन एक समस्या और हो गई, उसने कहा कि क्यू और टी कभी एक साथ न बैठे। अच्छा, क्यू और टी एक साथ बैठे, क्यू और टी एक साथ ही बैठे, तो मैं कहूंगा कि कुल तरीके होंगे, एक साथ बैठने के तरीके, कुल तरीके में से हम माइनस कर देंगे तो एक साथ न बैठने के तरीके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि क्यू और टी अगर एक साथ रहे, क्यू और टी अगर एक साथ रहे तो बचेंगे पी, आर और एस। बचेंगे कौन कौन? पी, आर और एस। अब हम कहेंगे ये दोनों तो एक साथ हैं, और ये तो 1 2 3 और चौथा ये कैंडिडेट, इन दोनों को एक मान लिया जाए कि एक साथ ही बैठाया जाए, तो तरीके कितने होंगे? 4। अगर 5 कहते तो 4 फैक्टोरियल, अगर 4 है तो 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल होगा 6। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 6। अब हम कहता हूं कि मैं कहता हूं कि पी आर एस और क्यू टी को एक मान लिया, 3 का फैक्टोरियल तो ये हो गया, लेकिन ये क्यू और टी तो आपस में चेंज कर सकते हैं। तो 2 कैंडिडेट ये है, ये हो गया 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल ये हो गया। तो ये इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितने तरीके हो गए? 3 दूनी 6 दूनी 12। कितने हो गए तरीके? 12। तो 12 तरीके हैं जिनसे क्यू और टी एक साथ बैठे, और कुल कितने तरीके हैं? कुल तरीके आए थे हमारे 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल हो जाता है 24। 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। अब 24 में से मैं एक साथ बैठने के तरीके हटा दिए, तो एक साथ ना बैठने के तरीके बचेंगे 12, और यही आंसर आएगा डी, ठीक है। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो फिर आप हमें बताना। नेक्स्ट देखते हैं कि 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के एक विलियन में 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों के बाद यदि विलियन में जल की मात्रा 20% रहती है तो शेष विलियन का परिणाम ज्ञात करें। ये पूछा है कि जो अब शेष विलियन बचा है, जितना भी इसमें सॉल्यूशन बचा है वो कितने लीटर है ना। तो 76%, अगर उसमें 76%, इस 10 लीटर में 76%, इस 10 लीटर में 76% तो क्या है? 70% जल मिश्रित, इसमें पानी है, एक क्या है? वाटर है। कितना? 76% 10 लीटर में, और बचेगा कितना? 24%, ये है चीनी, ये शुगर है। चीनी कितनी है? शुगर कितनी है? शुगर है इसमें 24%, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ ये तो 77.6 लीटर है और ये 2.4 लीटर है, ठीक है ना, क्योंकि जो 10 लीटर का है 76% 7.6 बैठेगा। अब वो कहता है कि यदि विलियन 5 दिनों के लिए धूप में रखा गया है वो, और 5 दिन के बाद विलियन में जल की मात्रा 20% रह जाती है। जल की मात्रा कितनी रह गई है? 20% रह गई है। अगर मैं कहूं कि जल 20% रह गया है, तो जो शुगर है, जो चीनी है, वो तो कम नहीं हुई होगी, वो तो धूप में रखने से कम नहीं हुई होगी, तो वो तो 2.4 लीटर ही होगी। तो ये 2.4, अगर ये कहा जाए कि अगर इसमें 20% पानी है, तो इसका मतलब 80% शुगर है, 80% चीनी रह गई है। तो अगर ये 2.4 80% है तो 100% कितना है? 100%, ठीक है ना। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। 8 या 24 से डिवाइड करेंगे, 0.3 गुना 10 3 लीटर, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है कि यदि ए बी सी बराबर 1 है और 1 अपॉन में दिया गया है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लेता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये दिया गया है 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस ए की पावर -1। इसे सोल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है इस कंडीशन में कि जहां ए बी सी बराबर 1 दिया गया है,
ए बी सी बराबर 1 दिया गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इस समीकरण को मुझे सोल्व करना हो, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो मैं 2 को कुछ भी मान सकता हूं, 2 को मैं कुछ भी मान सकता हूं, बस समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, है ना। समीकरण जो है, जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे आसान है, मैं ए को 0 नहीं मान सकता, जिससे सब कुछ 0 हो जाएगा। मैं कहूं कि मैं ए को 1 मान लेता और बी को भी 1 मान लूं, तो सी अपने आप 1 हो गया। तो इसलिए अगर तीनों की गुणा करूं मैं तो 1 ही आएगा, और ये हमारी जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, हमारा सेटिस्फाई करता है। तो हम 1 1 1 तीनों की वैल्यू 1। हम ये भी कर सकते हैं कि इसे मैं 2 रख लूं, इसे 1/2 रख लूं और सी को 1 रख लूं, ठीक है ना। तो तब भी ये 1 आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस सबसे आसान है कि 1 1 रख लूं। और भी तरीके हैं जिसमें जो होता है, ये हम सबको इक्वल रख लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी की सेंस में रख लेते हैं, वो भी यही होगा। तब भी हम ये है कि ए को 1 1 1 तीनों 1 1 हो जाए, ठीक है ना, ए बराबर बी बराबर सी। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं सबकी जगह 1 रखूं, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो नीचे कितना हो जाएगा, 1/3। फिर ये भी कितना बन जाएगा, 1/3, और ये भी कितना बन गया, 1/3। ये बन गया 3/3, जिससे आंसर आएगा 1, ठीक है ना। तो इसका क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। तो ये एक फिक्स ऑप्शन नहीं है यहाँ भी, इसमें भी, पर लेकिन लगभग में हमें आंसर को लगाना ही पड़ेगा, हमें आंसर को ट्रैक करना ही पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि अगर एक सर्किल है, सबसे पहले एक बात ध्यान कीजिए, अगर ये बात आपको पता है कि एक सर्किल है और उसका ये केंद्र है और इस पे एक जीवा है, एक जीवा है, ये इसे जीवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये कहा जाए कि इस जीवा की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ पूछा गया है, इसकी रेडियस जो है यहाँ से यहाँ, इसकी रेडियस जो है वो कहा है 9 है। कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। अगर ये आपको छोटा दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ सर्किल को, ध्यान से देखिए कि उसने कहा है कि एक यहाँ पे एक जीवा खींची गई है और यहाँ पे ये एक केंद्र है, और केंद्र से इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 9 सेंटीमीटर है। और ये बात होती है कि अगर मैं किसी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाता हूं तो वो यहाँ पे जो होता है परपेंडिकुलर होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो, पाइथागोरस प्रमेय होगी। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया, 7, ये 7 हो गया। और हमें ये बताना है, हमें इसे बताना है, तो मैं ये कहूंगा कि जो इसका लंब होगा वो 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 81 माइनस कितना होगा, 49, ठीक है ना। इसे अगर मैं x मान लूं तो बराबर एक्स स्क्वायर होगा, बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना निकल के आया, एक्स स्क्वायर बराबर आया हमारा 32, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि x बराबर कितना होगा, 32 का वर्गमूल होगा, 32 का वर्गमूल यानी कि 4 वर्गमूल 2, और 4 वर्गमूल 2 यदि मैं निकालता हूं तो ये होता है, वर्गमूल 2 की वैल्यू होती है 1.4 के लगभग। तो यदि हम ये कहें कि ये लगभग क्या आएगा आंसर, तो इसका लगभग में आंसर जो आएगा वो आएगा सी, 5.66। क्या आप जान सकते हैं, ये 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5, 5.6 के लगभग क्या आंसर आएगा इसका, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये है 1024 0.13 पावर दी गई है और 1024 की पावर है 0.07, फिर है 7 की पावर है 0.25 और 49 की पावर है 0.75 और फिर 343 की पावर है 0. अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो 1024 है, 1024 1024 है, 1024 की पावर अगर
मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगी। तो 13 और 7 कितने हो गए 20, यानी कि कितनी पावर हो गई 0.2, 0.2। ठीक है, फिर इसके बटे में दिया गया है 7 की पावर है 0.25। ठीक है ना, हम केवल पावर को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो 49 है, 49 की पावर 49 जो दिया गया है, फिर यहाँ पे 49 दिया गया है, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 0.75। तो यहाँ पे तो है 0.25 और यहाँ पे पावर हो जाएगी 75 दूनी, सॉरी ये 0.075 है, 75 दूनी 150, यानी कि ये कितनी होगी 15.15। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे है 343, 343 का मतलब होता है 7 की पावर 3 और उसकी पावर है 0.2, यानी कि ये हो जाएगी 0.6, ये 0.6 हो गई। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ, अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ तो ये बनता है 1, यानी कि 7 की पावर 1, कितना हो गया सब ऐड होके 7 की पावर 1, यहाँ बटे में आ गया 7 की पावर 1 यानी कि 7। अब मैं कह सकता हूँ कि जो 1024 होता है, जो 1024 होता है वो होता है 4 की पावर 5, कितना होता है 4 की पावर 5, और उसकी पावर है कितनी, उसकी पावर दी गई है हमें 0.2। तो ये 5 दूनी 10, ये भी 4 की पावर कितनी बन जाएगी 1, तो 4 की पावर 1 4 और बटे में है 7, तो 4/7 इसका आंसर आएगा डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है। उस नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना हो जाएगा। ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में 45% ग्लिसरीन है ना, बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम था तो 100 ग्राम में ये कहा गया है 100 ग्राम में अगर ग्लिसरीन 45% है तो 45 ही ग्राम है, 45% है तो कितने ग्राम है 45 ही ग्राम है, तो बचा कितना 55 ग्राम। 55 ग्राम क्या हुआ 55 ग्राम पानी है, 55 ग्राम वाटर है, और ग्लिसरीन जो है वो कितनी है वो 45 ग्राम है और ये 55 ग्राम है। अगर उसने फिर कहा है कि इसमें 35 ग्राम पानी और मिला दिया, इसमें प्लस 35 पानी और कर दिया, तो टोटल तो हो गया 135, टोटल हो गया है, अब जा कुल हो गया है 135, टोटल हो चुका है 135, और 135 में वो पूछता है ग्लिसरीन का प्रतिशत, और ग्लिसरीन है 45, ग्लिसरीन नहीं बढ़ी है तो 45 135 का कितना परसेंट है यही पूछता है, यानी कि 100/3 यानी कि 33 से ही 1/3 है ना, ये 33 से 1/3 लिखा हुआ है, 40 सही 20/27 है। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। याद करें कि सही वजन कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना, हम ये कहते हैं कि उसने साधारण सी बात की 100 ग्राम की चीज थी कोई भी, और 10% और 1 ग्राम 1 रुपए का मान लीजिए, 100 ग्राम 100 रुपए का लागत मूल्य से वो 10% की छूट देता है। वो कहता है कि मैं तो 90 में बेचता हूँ, कि किसी भी चीज को मैं 100 रुपए की लेकर आया और 90 रुपए की बेचता हूँ, परंतु वो गलत वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। ठीक है ना, गलत वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब कि 90 में बेच के भी उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि 90 भी जो है वो 125% है, 100% से 125 है, 25% ज्यादा है, तो 90 जो है अगर वो 125 है तो फिर वो 100% क्या है जिसका ये 125% है। तो हम कहते हैं कि अगर मैं इससे इसे डिवाइड करा तो आएगा 72, यानी कि हमने ये कहा कि जो सही वजन है वो कितना प्रतिशत कम है, तो 72 और 100 में कितना अंतर है 28 का अंतर है, तो 28% बी आएगा, क्या आंसर आएगा बी, 28 का अंतर। ठीक है, एक खेल स्पर्धा में 80 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ठीक है, तो इसे स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को हम, इसका ये डी ऑप्शन था।
दो सिलेंडर हैं कि ए और बी के व्यास क्रम से 4:1 के अनुपात में है। यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दुगना है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। ये छोटा सा क्वेश्चन है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं का जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है ना, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका सिलेंडर का वो होता है, आप जानते हैं 2πr(h), ठीक है ना। क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दुगना है तो हमें ये कहा गया है, अब ध्यान से देखिए उनके, अगर ये है व्यास बोलते हैं डायमीटर, अगर डायमीटर का रेशो 4 और 1 है तो रेडियस का रेशो भी 4:1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम ये कहते हैं, ध्यान से देखना कि पहला सिलेंडर है जो ए सिलेंडर है ए और एक सिलेंडर है बी, इसका 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे r1 h1 करता हूं, ठीक है, और इसे लिखता हूं 2πr2h2, ठीक है ना। उसने ये कहा है कि इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों का जो रेशो है वो कहा है कि सिलेंडर ए का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बी से दुगना है, यानी कि बी से दुगना ये 2 है तो बी का 1 है। उसने ये भी कहा है उनकी रेडियस का जो रेशो है 4 और 1 है, जो डायमीटर का रेशो होगा वो ही रेडियस का रेशो होगा। तो मैं रेडियस की जगह क्या लिखता हूं, इस रेडियस की जगह 4 हो जाए और इसकी रेडियस की जगह कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2π से 2π खत्म हो गया क्योंकि वो उनके आयतनों का अनुपात पूछा, आयतनों का अनुपात पूछा है, तो 2π से 2π खत्म हो गया तो h1 अनुपात h2 कितना आएगा निकल के, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये कितना अनुपात आया निकल के 1:2। h1 और h2 का अनुपात कितना है, 1:2। अब हम इनका जो है आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम आप जानते हो πr²h, तो हम पाई r कितनी थी, r पहले वाले की 4 है, ये दिया गया यहाँ पे r² यानी कि 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 ही होगा, केवल 4 का, केवल 4 का स्क्वायर 16, पाई r², 16 पावर 2 नहीं होगी, पाई r² 16 हो गया, r²h, h कितनी है पहले वाले की 1 गुणा 1, नीचे भी पाई को पाई रहने देंगे, r², पहले वाले की r, दूसरे वाले की r कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, h कितनी है इसकी 2 गुणा 2, तो कितना अनुपात हो गया, पाई से पाई एंड हो गया, तो 8:2 16, 8:1 आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 2/3 है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, मैंने ऑफलाइन भी ये क्वेश्चन समझाया हुआ है ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को, जिसने मेरी ऑफलाइन क्लास ली है। तो अगर ये ऐसा होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ होता, ये पे यहाँ पे ये स्क्वायर ना होता, ये स्क्वायर ना होता तो आंसर आ जाता 2/3। जैसे जैसे ये होता है कि 2a -3a + 4e और बटे में कितना है 2b -3d + 4f, ऐसा होता तो इसका आंसर आता 2/3 ही। लेकिन अगर उसने स्क्वायर किया हुआ है, अगर उसने सबका स्क्वायर किया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और आंसर आएगा 4/, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो, ठीक है। जब हम क्लास लेके आएंगे सिंप्लीफिकेशन की या अलजेब्रा की, तब हम ऐसे क्वेश्चन को समझाएंगे कि इस तरह से कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करें। समय पर पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे दूरी के साथ साथ उसने ये कहा है कि उसकी स्पीड और बताओ, कि स्पीड भी बतानी चाहिए कि स्पीड कितनी है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर डिस्टेंस सेम है, ध्यान से देखना, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशो एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे का उल्टा होगा टाइम और स्पीड का रेशो, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि स्पीड और टाइम का जो रेशो होगा
वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे ये कहा गया यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, जब उसकी स्पीड 5 थी, गति कितनी थी 5, फिर उसकी गति हो गई 10, यानी कि अगर गति का अनुपात 1:2 है तो टाइम का अनुपात 2:1 होगा निश्चित। ठीक है, अगर अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे 1, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि पहले वो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है और फिर वो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर हो गया, 6 मिनट का अंतर। यानी कि ये कहा जाए कि एक निश्चित समय है, जैसे मैं कह दूं कि एक निश्चित समय की लाइन है, इससे 2 मिनट पहले पहुंचेगा एक बार 2 मिनट देरी, सॉरी 2 मिनट देरी से पहुंचेगा, एक बार 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक कितने मिनट का अंतर आएगा, 6 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है ना, तो 1 बराबर अगर 6 है तो 2 बराबर 12, 2 बराबर कितना है 12। ठीक है ना, यानी कि सही समय जब वो 5 की स्पीड से चला तब उसने 12 मिनट लिए हैं, तब उसने कितने मिनट लिए हैं, 12 मिनट लिए हैं। तो एग्जामिनर पूछता है कि उसके द्वारा समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके द्वारा दूरी कितनी है। तो गति कितनी होनी चाहिए उसके द्वारा समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि जब ये 12 मिनट में पहुंचा है, ये जो ऑप्शन आया है ऊपर, अगर वो 12 मिनट में पहुंचा है तो 2 मिनट देरी से पहुंचा है, उसे पहुंचना चाहिए था कितने मिनट में, उसे 10 मिनट में, से 10 मिनट में पहुंचना चाहिए था। कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 मिनट में जाएगा, तो दूरी यानी कि चाल गुना समय बराबर दूरी होती है। तो मैं कहूंगा अगर मुझे दूरी निकालनी है तो 5 गुना 10 को मैं 60 से भाग करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो कितना हो गया ये समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए, तो ये हो जाएगा कि 5/6। तो ये कुछ गड़बड़ हो गया है, तो दोबारा देखते हैं इसे, दोबारा देखते हैं कि अगर हमें ये कहा गया है कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम दी गई है, तो स्पीड स्पीड और टाइम का जो रेशो है वो एक दूसरे के उल्टे होंगे, यानी कि स्पीड उसकी पहले 5 थी और फिर उसकी स्पीड 10 हो गई, यानी कि अगर 1-2 का रेशो है तो टाइम जो होगा वो 2 और 1 का रेशो होगा, यानी कि 1 का अंतर आएगा, और 1 बराबर कितना है 4 मिनट, एक बार जल्दी पहुंचता है, 2 मिनट देरी से पहुंचता है शुरुआत में। तो कितने का है, 6 मिनट का अंतर है, तो 1 बराबर 6 है तो 2 बराबर 12 हो गया। सही है कि 12 मिनट आ गया और यहाँ पे 1 बराबर 6 हो गया। ठीक है ना, अब मैं चाहे इससे कर लूँ और चाहे इससे कर लूँ, तो उसके द्वारा चली गई दूरी और उसके द्वारा दफ्तर पहुंचने में लिया गया सही समय कितना होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि वो 12 मिनट में पहुंचा है, तो उसे 10 मिनट में पहुंचना चाहिए था 5 की स्पीड। ठीक है ना, 5 की स्पीड से 10 मिनट में पहुंचना चाहिए, तो कितनी दूरी हो गई, दूरी हो गई है, मैं कहूंगा कि 5 की स्पीड से वो 12 मिनट में गया है, तो 60 से इसे भाग करेंगे, 12 पंजे 60, तो 5 यानी कि 1 किलोमीटर। ठीक है ना, ये कुछ गड़बड़ हो गई थी पहले, तो 1 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो गई है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर जो ऑप्शन है वो बी भी है और सी भी है, सी में भी आया है 1 किलोमीटर। अब हम ये कहेंगे कि अगर उसे सही समय 2 मिनट देरी से पहुंचता है, 12 मिनट में जब पहुंचा 2 मिनट देरी से पहुंचा था, ये बताया है उसने, तो उसे पहुंचना कितने मिनट में चाहिए था, 10 मिनट में पहुंचना चाहिए था, 10 मिनट में पहुंचना चाहिए था। तो 10 मिनट में पहुंचने के लिए 5 की स्पीड होनी चाहिए, तो क्या स्पीड होनी चाहिए, दूरी कितनी होगी, सॉरी दूरी तो 1 किलोमीटर निकल आई, 10 मिनट में पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर, यदि वो जाएगा 1 किलोमीटर यानी कितना हो गया है 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर अगर उसे 10 की स्पीड से जाना है, तो मैं कहूँगा 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड, 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड होगी। 100 मीटर प्रति मिनट को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने लगूं, तो मैं गुणा करूंगा 3/50 से, यानी कि 50 दूनी 100, 2 तिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये सी ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 666, यहाँ पे ये क्वेश्चन आज से पहले कहीं भी देखने को नहीं मिला है।
ये 64 अंक तक, 64 अंक तक 17 द्वारा विभाजित हो, 17 द्वारा विभाजित करना है, इसे 17 से डिवाइड करना है। तो ये पूछता है कि शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आज से पहले, इस तरह का क्वेश्चन आज से पहले कहीं देखने को नहीं मिला, ये क्वेश्चन भी कहीं नहीं देखने को मिला है, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला। मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने किया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी संख्या को आप 16 बार, कितनी बार, 16 टाइम्स, 16 टाइम्स, 16 बार यानी 16 टाइम्स रिपीट करते हो तो वो संख्या 17 से पूरी पूरी विभाजित, ठीक है ना। ये 17 का नियम है कि अगर किसी संख्या को आप 16 बार 16 टाइम्स रिपीट करते हो, जैसे बताया था ना कि किसी भी संख्या को 2 बार रिपीट करके, जैसे 23 23 23 इस तरह से 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो कहते थे कि 7 से 13 से और 101 से, ठीक है ना, उसका नियम बनता है कि उनसे डिवाइड होती है। ऐसे ही 17 का नियम है, यदि आपने आज तक नहीं पता किया है तो आज आप जान लीजिए कि ये 16 बार रिपीट हो जाए कोई भी एक संख्या तो 17 से विभाजित होती है। तो 16 बार रिपीट होगी तो वो पूरी डिवाइड हो गई, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, यानी कि अगर 64 बार भी रिपीट हुआ है तब भी वो 17 से पूरा पूरा कटेगा और रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि 0 आंसर, ठीक है ना। तो आज की हमारी एक क्लास के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और हमने जो 20 दिसंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ था उसकी ये जितनी भी क्वेश्चन थे ये हमने कराने की कोशिश की है। उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अपने आप एक दोबारा से अपने आप करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।